So in today's video, we are practicing the questions of Mikhail Bakhtin, a very important structuralist जिनके इन core concepts से आपको repeated questions देखने को मिलेंगे. Dialogism, heteroglossia, polyphony, chronotope, carnival या carnivalesque and many more terms. These are his major core concepts जिनसे आपको repeated questions देखने को मिलेंगे. तो आज के उन सभी compiled questions को देखने के बाद आप इन concepts को लेके बिल्कुल 100% sure हो जाओगे and you will have no confusion left from them. So let us now go and practice those questions. January 2025 में you see a very common question from literary theory where you have to match your writers with their respective ideas or their works. So point number A, Mikhail Bakhtin match करेगा correctly with point number 3 which says dialogue as the intrinsic feature of language. Mikhail Bakhtin का मानना था कि आपकी जो भाषा होती है वो inherently dialogic ही होती है. Every single utterance that you speak उसमें कनेक्शन होता है आपकी प्रीवियस अटरेंस का एंड दैट इट ऑल्सो एंटिसिपेट्स द फ्यूचर वन. तो बहुत दोनों तरफ से आप कनेक्शन देख पाते हो एंड दैट इज वाई ये किसी भी वर्क को, नॉवल को एंड टेक्स्ट को डायलॉजिक बताते हैं. नेक्स्ट इज मिशेल फुको जिनका वर्क है ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस जो करेक्टली मैच करेगा विद पॉइंट नंबर 1. देन वी हैव रोला बार्थ जिनका फेमस कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि टेक्स्ट कैन बी ईदर रीडरली और राइटरली. इनका एक वर्क है SZ जिसके अंदर इन्होंने रीडरली एंड राइटरली टेक्स्ट के बारे में बताया है कि रीडरली टेक्स्ट आपका कन्वेंशनल पैटर्न होता है, पैसिव रीडिंग होती है, वेयर इज योर राइटरली टेक्स्ट ऐसा होता है जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हो एंड इट डज नॉट गोज अबाउट इन अ लीनियर मैनर. तो ये वाला पॉइंट यहाँ से मैच करेगा. सिगमंड फ्रॉइड और साइको एनालिटिक के किंग जिनको बोला जाता है, ही टॉक्स अबाउट द ड्रीम्स एंड इट्स रॉयल कनेक्शन विद द अनकॉन्शियस माइंड, मेकिंग पॉइंट नंबर 3 और करेक्ट आंसर. ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वर्क्स ही एक जगह लिख दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू मैच देम. कभी कभी आप आइडियाज एंड कीवर्ड्स पकड़ के भी ऐसे आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर्स कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर. अगस्त 2024 में यू हैव बीन आस्क्ड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जहां पर आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू मैच देम विद देयर रिस्पेक्टिव राइटर्स. ये आइडियाज भी हो सकते हैं, वर्क्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी रिलेटेड टर्म्स एज वेल. तो आइए हम वन बाय वन इनको मैच करें. कल्चर इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी गुड टर्म जिसको कॉइन आउट किया है हमारे ऑडोर्नो एंड हॉर्खहाइमर ने, जो बात करते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर मास प्रोड्यूस्ड कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है टू मैनिपुलेट द पीपल एंड मेंटेन सोशल कंट्रोल. तो ए विल मैच विद पॉइंट नंबर 2. एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेरोल्ड ब्लूम जो कि बताते हैं कि एक पोएट जो अपने प्रीडिसेसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है, माइट स्ट्रगल मे बी वेरी एंशियस टू प्रोड्यूस एनी ओरिजिनल वर्क, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रीडिसेसर्स की जो छाप होती है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो उसके ओरिजिनल वर्क में भी देखने को मिलेगा विच विल ऑटोमेटिकली टर्न कि इसका जो वर्क है वो ओरिजिनल है ही नहीं. तो द न्यू राइटर्स जो पुराने राइटर्स को पसंद करते हैं या उनके वर्क्स को खूब देखते हैं, पढ़ते हैं, दे सफर फ्रॉम एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस एज पर योर हेरोल्ड ब्लूम. देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कल्चरल मटीरियलिज्म बाय रेमंड विलियम्स जो कि बताते हैं हाउ यू कैन कनेक्ट और यू कैन एनालाइज अ पर्टिकुलर कल्चर थ्रू इट्स हिस्टोरिसिटी एंड आप उसकी हिस्ट्री को जान सकते हो by analyzing the materialism used in that culture. A very interesting concept. Then we have dialogism. ये बड़ा ही famous and repeated term है हमारे मिखाइल बख्तिन का, जो कि बात करता है about the multiplicity of voices, perspectives and ideologies in any utterance in language or a novel. And इसी के साथ आपको आपका correct answer 3 मिल जाता है. मैंने सारे आपके लिए already मैच कर दिए. आई होप कि आपके लिए इजी होगा इसको क्रैक करना.
December 2023 में you have been asked a very easy question which says the essay discourse in the novel discusses that the novel is constituted by a multiplicity of divergent and contending social voices. Who is the author of this essay? अगर आपने मिखाइल बख्तिन को अच्छे से पढ़ा है तो यू प्रोबेबली कैन क्रैक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स, क्योंकि मिखाइल बख्तिन के कुछ ही 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इनका डायलॉजिज्म का, दूसरा इनका कॉन्सेप्ट है पॉलीफोनी का, देन तीसरा इनका कॉन्सेप्ट है हेट्रोग्लॉसिया का, देन चौथा इनका कॉन्सेप्ट है कार्निवलेस्क्यू या फिर कार्निवल का. इन्हीं से ही ज़्यादातर इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉक्स about his central idea of dialogism, which talks about the multiplicity of voices, multiplicity of your ideologies and perspectives in a particular novel or a narrative. आप जब भी किसी piece of literature को पढ़ते हो तो उसमें characters की multiple ideologies होती है, multiple thinking होती है, multiple social standing होती है, जिसकी वजह से उस novel को एक dialogic identity मिलती है. It is not like a singular belief of a particular author जो वो सभी अपने कैरेक्टर से एक ही जैसा बिहेव करा रहा है. नो, वी सी मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. कोई किसी बात को मानता है, कोई किसी और बात को मानता है, किसी का कुछ और सोशल स्टैंडिंग है, किसी का और कुछ सोशल स्टैंडिंग है. सो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ सोशल वॉइसेस, डाइवर्जेंट attitude and multiplicity when you are reading a novel, and this is what the concept of Mikhail Bakhtin says. I hope this is clear to you. In June 2025, you have been asked the most repeated questions of all times कि the term chronotope has been coined by whom? Your correct answer is Mikhail Bakhtin, जिन्होंने इस particular term को coin किया है. कई बार आपके एग्जाम में repeated questions match the following के थ्रू आपसे ये question पूछा गया है, तो make sure you do not forget कि Mikhail Bakhtin has coined the term chronotope, and by chronotope he is simply telling the coming together of the time and space in a story that shapes the literature और इट्स कॉन्टेक्स्ट. मैंने आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. व्हेन यू सी अ पॉवर्टी सीन, तो किस तरीके से आपके पॉवर्टी सीन को दिखाने के लिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, गरीबी दिखाने के लिए टपकती हुई छत को दिखाया जाता है. या फिर अगर आप एक 90s की मूवी को डायरेक्ट कर रहे हो तो कैसे 90s के कपड़े पहनाए जाते हैं, 90s का लेंस लगाया जाता है, पुराने टाइप के डायलॉग एंड पुराने सेटअप दिखाए जाएंगे. बोथ टाइम एंड योर स्पेशल वाइज इस दोनों चीज़ों को यूज़ किया जाता है ताकि आपके स्टोरी एंड कैरेक्टर में जान आए, विच इज़ द कमिंग टुगेदर ऑफ टाइम एंड स्पेस इन लिटरेचर दैट शेप्स द स्टोरी. तो आई होप दिस पर्टिकुलर टर्म इज क्लियर, एंड बिकॉज दिस इज रिपीटेड तो इसको अच्छे से आप लोग रट लेना. जनवरी 2017 में आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन विच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ हेटेरोग्लॉसिया. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको तुरंत पहचान जाना चाहिए कि ये वाला जो टर्म है हमारे मिखाइल बख्तिन को बिलोंग करता है, एंड उनके जो कोर आइडियाज़ हैं विच इज़ पॉलीफोनी, हेट्रोग्लॉसिया, कार्निवलेस्क्यू एंड डायलॉजिज्म, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. अब हेट्रोग्लॉसिया का जो कॉन्सेप्ट है वो फंक्शन करता है इन अ नॉवल इन अलायंस विद इट्स स्टाइलिस्टिक सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल वॉइसेस inscribed in social language and differentiated components of a writer's ideological position. अब ये बड़ा ही आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में. लेट मी गिव यू अ वेरी इजी एग्जांपल, आप कभी इस कॉन्सेप्ट को भूलोगे नहीं. यू रिमेंबर चौसर का कैंटरबरी टेल्स, उसमें कितने सारे आपको पिलग्रिम्स दिखाए गए हैं. कोई आपका बहुत ही लो सोशल स्टैंडिंग को बिलोंग करता है, कोई आपका नाइट है, आपको एक वाइफ ऑफ बाथ दिखाया गया है, मॉन्क है, प्रायरेस है, मिलर है, पार्डनर है. मतलब इतने सारे अलग अलग सोशल क्लासेस को बिलोंग करने वाले लोग हैं. उनका अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी वॉइसेस एंड अपना अपना पर्सपेक्टिव है, एंड दैट इज़ वाई आपके कैंटरबरी टेल्स को एक बड़ा ही डायनामिक वर्क माना जाता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल वॉइसेस हैं, एंड दिस बिकम्स योर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोग्लॉसिया, जहाँ पर आपको मल्टीपल वॉइसेस देखने को मिलती है, उनकी डिफरेंट सोशल लैंग्वेज देखने को मिलती है कि कोई बड़े खानदान को बिलोंग करता है तो उसकी लैंग्वेज बहुत
बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है, जैसे नाइट की लैंग्वेज आप देख लीजिए, कोई लोअर बिल्कुल सिस्टम को बिलोंग करता है तो आप उसकी लैंग्वेज देख लीजिए। तो राइटर का आइडियोलॉजिकल पोजीशन आपको सिर्फ एक मोनोलॉजिक थिंग ना दिखाकर कितने सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिखाए जाते हैं। दिस इज व्हाट मिकाइल बख्तिन's कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोग्लॉसिया सेज। तो आई होप कि इस एग्जांपल के थ्रू आप कभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। अक्टूबर 2022 में आपसे एक बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ यू नो दिस राइटर, आप तुरंत ही गेस कर जाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। Who among the following considers a text as a site of struggle between authority एंड पॉपुलर कल्चर? मिकाइल बख्तिन के जो 3-4 बड़े ही फेमस एंड कॉमन रिपीटेड टर्म्स हैं, जो कि पॉलिफनी हो गया, हेटेरोग्लॉसिया हो गया, डायलॉजिज्म हो गया एंड कार्निवलेस्की हो गया, इन चारों को मिलाएंगे एंड आप जब इनके कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मिकाइल बख्तिन ने कहा था कि आपका जो एक पीस ऑफ टेक्स्ट होता है, जो एक पीस ऑफ लिटरेचर होता है, वो एक क्लोज्ड, यूनिफाइड एंड अथॉरिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि उसके अंदर मल्टीपल वॉइसेस, मल्टीपल वर्ल्ड व्यूज एंड सोशल फोर्सेस होते हैं, जो कि उसको एक साइट ऑफ स्ट्रगल बनाता है बिटवीन योर अथॉरिटेटिव डिस्कोर्स एंड पॉपुलर वर्नाकुलर वॉइसेस। क्या मतलब हुआ? एक ऑथर जो कि एक सिंगुलर ट्रुथ को लेकर चल रहा है, वो ऑलमोस्ट माना जाता है कि वो बस अपने थॉट को अथॉरिटेटिव वे को थोपने की कोशिश कर रहा है अपनी ऑडियंस के ऊपर, जबकि एनी पीस ऑफ नॉवल और अ टेक्स्ट बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है एंड उसको अगर आप ध्यान से देखो तो यू आर गोइंग टू सी कि उसके अंदर कितनी सारी मल्टीपल वॉइसेस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो उस टेक्स्ट को बनाता है एज द साइट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन अथॉरिटेटिव डिस्कोर्स एंड पॉपुलर वर्नाकुलर कल्चर, वर्नाकुलर वॉइसेस। तो क्वेश्चन आपका बड़ा ही सिंपल है अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जून 2024 में आपसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ओल्ड कॉमन क्वेश्चन, जहां पर आपसे टर्म्स को मैच करने को कहा जाता है विद देयर रिस्पेक्टिव राइटर्स हु कॉइन्ड देम, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दो कि यहाँ पर आपको जो चारों राइटर्स लिखे हुए हैं वो अलग अलग एजेस को, अलग अलग थ्योरीज को बिलोंग करते हैं। विद हेलेन सिक्सिस बिलोंगिंग टू योर फेमिनिज्म, जूलिया क्रिस्टीवा बिलोंगिंग टू योर पोस्ट मॉडर्निज्म, मिकाइल बख्तिन स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। विद एडवर्ड सॉइड पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आइए हम लोग इनके टर्म्स को भी मैच करेंगे। कोरा जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है हमारी जूलिया क्रिस्टीवा ने, जो बात करती हैं अबाउट द मैटरनल स्पेस एंड प्री लिंग्विस्टिक एरिया। इनका जो कोरा का कॉन्सेप्ट है वो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझ चुके हों। देन वी हैव कार्निवलाइजेशन। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना डियर स्टूडेंट्स, ये कार्निवल भी लिखा होता है किसी किसी जगह पे, किसी क्वेश्चन में कार्निवलेस्क्यू भी लिखा होता है, सबका मीनिंग एक ही है। इट इज़ अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट बाय अवर मिकाइल बख्तिन, जहाँ पर ये बात करते हैं अबाउट अ सोसाइटी जो एक कार्निवल में जा रही है या एक कार्निवल का पार्ट है, जहाँ पर आपके डोमिनेंट कल्चर को कुछ टाइम के लिए सबवर्ट कर दिया जाता है। द टेबल्स आर टर्न्ड, कि जितनी भी डोमिनेंट रूल्स, नॉर्म्स एंड आपके रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फन एंड केओस में बदल दिया जाता है व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ कार्निवल ट्रेडिशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन वी हैव कॉन्ट्रापंटल रीडिंग, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बाय हमारे एडवर्ड साइड, जो कहते हैं कि जब भी आप कॉलोनियल हिस्ट्री को पढ़ें, किसी भी एक ऐसे टेक्स्ट को पढ़ें जिसकी कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, तो यू हैव टू अवेयर योर सेल्फ ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। आपको सिर्फ एक किसने कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड मतलब दोनों का पर्सपेक्टिव जानने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि ब्रिटिशर्स जो आपको किताबों में लिख कर चले गए, जो उन्होंने यहाँ पर आके किया, बस उसको ही आप सच मान के बैठ गए हो। व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग, आपको कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड दोनों के ही पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के किसी टेक्स्ट को पढ़ना होता है। फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात बोली है। देन वी हैव एक्रिचर फेमिनिन, जो कि कॉन्सेप्ट है हमारी हेलेन सिक्सिस का, where she tells about the female voice and the perspective
जो एक न्यू टाइप की रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में बात करते हैं कि भाई फीमेल की वॉइसेस और उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करिए एंड डू नॉट टॉक अबाउट द मेल आइडियोलॉजी अबाउट व्हाट अ फीमेल डज और व्हाट शी बिलीव्स और how is she writing or not writing well. Let the female take over that part. तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 मैच करेगा. आई होप इस मैच द फॉलोइंग से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे. दिसंबर 2021 में आपसे एक बड़ा ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते हो. आइदर यू नो दिस क्वेश्चन और यू डोंट. Which of the following essays form part of Mikhail Bakhtin's The Dialogic Imagination 4 Essays? ये इनका बड़ा ही important वर्क है जो कि is a collection of 4 essays. अब आपको यहाँ पर 4 नाम दे दिए गए हैं एंड उन चारों essays के आपको नाम में से खोजना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है. तो सबसे पहले तो आपका करेक्ट जो आंसर को बाद में देख लेते हैं. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चारों एसेज का. दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, जिसका पहला पार्ट है एपिक एंड नॉवल, दूसरा है फ्रॉम प्री हिस्ट्री ऑफ नॉवेलिस्टिक डिस्कोर्स, देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड क्रोनोटोप इन द नॉवल एंड चौथा है डिस्कोर्स इन द नॉवल. आपका करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 4 विच इज बी एंड डी. डिस्कोर्स इन द नॉवल इज अ पार्ट एंड फॉर्म्स ऑफ टाइम एंड क्रोनोटोप इन द नॉवल. तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर वर्क के बारे में पढ़ रहे हो एंड उसके अगर सब पार्ट्स एंड सब एसेज दिए हुए हैं तो वो आपको रटना पड़ेगा एंड तभी आपके ये वाले आंसर्स बनेंगे. आई होप दिस इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स. अक्टूबर 2020 में आपसे पूछा गया है ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन. दिस हैज़ बीन रिपीटेड मेनी अ टाइम्स. बस इसकी कीवर्ड्स बदल देंगे, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल देंगे, लेकिन आपका जो कोर क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही कॉमन है एंड रिपीटेड है. हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट डिफाइंस नॉवल as a phenomenon multiform in style and variform in speech and voices. तो अगर you are well versed with Mikhail Bakhtin का concept of polyphony, of heteroglossia, of carnivalesque and dialogism, you can easily crack this question कि भाई यही वो राइटर हैं जो एक नॉवल या फिर एक टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि इट हैज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस, प्लूरलिटी होती है उसके अंदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आर पार्ट ऑफ डिफरेंट सोशल स्टैंडिंग विच मेक्स योर नॉवल अ कंप्लीट डायनामिक एंटिटी जिसको आप देख सकते हो एज अ मल्टी फॉर्म इन स्टाइल एंड वेरी फॉर्म इन स्पीच एंड वॉइस. बड़ा ही ईजी ये क्वेश्चन है. बस ऑल यू हैव टू नो द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइटर्स एंड ऐसे क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. अक्टूबर 2022 में आपसे पूछा गया है ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन जिसको बच्चे देखकर बड़ा परेशान हो जाते हैं. लेट मी हेल्प यू ऑन दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू द टर्म कार्निवल? आपने ये टर्म पढ़ा होगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान. कार्निवल या कार्निवलेस्क्यू या फिर कार्निवलाइजेशन. विदाउट जंपिंग ऑन दी स्टेटमेंट, सबसे पहले तो बच्चे इन बड़े स्टेटमेंट्स को देख के डर जाते हैं, तो डरने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है. आपने जो भी कार्निवल के बारे में समझा है उसको आप लोग याद करेंगे कि ये एक भाई टर्म था मिखाइल बख्तिन का जो कि बात करता था कि टेम्पररली जब आप किसी भी एक कार्निवल ट्रेडिशन का जब पार्ट होते हो तो पॉपुलर कल्चर एंड पॉपुलर ह्यूमर एंड केओस का यूज़ करके आप अथॉरिटी को थोड़े टाइम के लिए टेम्पररली सस्पेंड कर देते हो, सबवर्ट कर देते हो. फन एंड केओस आपके जीवन में आ जाता है. ये जब आपको टर्म क्लियर होगा तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. अब देखते हैं पॉइंट नंबर ए. इट बिकेम इम्पोर्टेंट थ्रू द वर्क ऑफ रशियन थ्योरिस्ट मिखाइल बख्तिन. बिल्कुल सही. रेबलियास एंड हिज वर्ल्ड के अंदर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है. ये कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही है. Point number B. It means the way in which popular humor subverts official authority in classical, medieval and Renaissance text culture. ये भी बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है जो हम लोग ने इस टर्म के बारे में पढ़ा है. Point number C.
It overturns the established hierarchy and sets up a popular and democratic counter culture. मतलब इस टाइम पे आपकी अथॉरिटी को, हायरार्की को आप चैलेंज करते हो इन अ फन वे, उनकी अथॉरिटी का आप पैरडी बनाते हो इन अ वेरी ह्यूमरस मैनर. तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा. पॉइंट नंबर डी, इट ब्रिंग्स आउट सीरियस एलिमेंट्स इन लिटरेचर. नहीं भाई, ये वाला जो टर्म है वो फन एंड chaos एंड ह्यूमर के बारे में बात करता है, तो पॉइंट नंबर डी इज रूल्ड आउट. इट इज यूज्ड एज अ क्रिटिकल टूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ पोएट्री. ये तो बस फर्जी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. मिल गया आपका आंसर विच इज ए, बी एंड सी. एंड आई होप इस क्वेश्चन से आपको कार्निवल कॉन्सेप्ट के भी बारे में अच्छा समझ में आया होगा. सो दैट वॉज इंडीड अ ब्यूटिफुल सेशन जहां पर आपने मिखाइल बाख्तिन के कोर कॉन्सेप्ट्स को देखा और उनके क्वेश्चंस की हर टाइप की लैंग्वेज को समझ लिया. इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन लेंथ, कि मैं इनके वर्क्स के बारे में भी जानूं, ऑथर के भी बारे में जानूं एंड इनसे और भी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी कवर करूं, तो आप मेरे इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा. बहुत ही रिलेटेबल एंड ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने इस पूरे सेक्शन को पढ़ा के रखा है. प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ आर ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज PYQ टेस्ट सीरीज, बिकॉज एग्जाम से पहले ये आपको आपकी प्रिपरेशन को बेटर प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा एंड यू विल बिकम सो कॉन्फिडेंट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम. इफ इट ऑल यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी बच्चों को डेली फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं जिसको यूज करके वो डेली बेसिस पे बेनिफिट कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट in yet another video with some yet another important writer. Up till then, bye and take care.